हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों, भारत जो है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भारत जो है ग्रामीण परिदृश्य वाला देश है, यानी गांव में अधिकतर जनसंख्या बसती है। और अगर उस दृष्टि से यदि उसका विकास नहीं हुआ, उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, तो भारत का विकास हिंदुस्तान के विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ या इसके पहले भी महात्मा गांधी जो है, उनका सपना था, शुरू से ही कहते थे कि ग्रामीण व्यवस्था, ग्राम पंचायत, इनको विकसित किया जाए। अगर भारत को विकसित करना है तो इनको विकसित, जो गाँवों को विकसित करना बहुत आवश्यक, मतलब बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, इसी के तहत जो है, जब देश आज़ाद हुआ तो अलग अलग जो सरकारें बनी, उन्होंने अपने अपने तरीके से जो है पंचायती राज के लिए अलग अलग तरीके से काम किया। तो दोस्तों, इसी के तहत जो है हम देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन सी ऐसी समितियां गठित की गईं और इसके क्या क्या प्रावधान हुए जब ये संविधान संशोधन हुआ। पंचायती राज का जो संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 जब हुआ, तो इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए, इन सभी जो है चीज़ों पे, इन्हीं सभी पॉइंटों पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है निरंतर वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पंचायती राज को 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। यानी ये पहले संविधान में शामिल नहीं था, इसको 73वें संविधान संशोधन किया गया और संशोधन के तहत उसमें क्या किया गया, उसमें शामिल किया गया। दोस्तों, जो हमारा संविधान है, आपने अगर पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं ऐसी बनाई गई हैं, जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान को इस तरह से बनाया है कि अगर जैसी ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से उसको आप मतलब बना सकते हैं। यानी इतना न जब बहुत ज़्यादा कठोर बनाया है, न बहुत ज़्यादा लचीला बनाया है। दोस्तों, हमारे जो भारत का संविधान है, वो अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद जो उसमें अच्छी अच्छी खूबियाँ थी, उसको लेके जो है इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जो संविधान 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। अब इसके लिए जो है दोस्तों, अलग अलग समितियां गठित हुई। जब पहली सरकार बनी भारत में पंडित जवाहरलाल लाल नेहरू के नेतृत्व में, तो उस समय जो है एक समिति गठन किया गया, बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इसके पहले जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है चलाया गया 1992 में, तथा उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में जो है चलाया गया। तो इस तरह से जो है क्या हुआ, अलग अलग काम तो स्टार्ट चल रहे थे, लेकिन वो प्रगति, वो प्रोसेस नहीं हो पाई। यानी यहाँ क्या हो रहा था, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में हुए, बावन है, सॉरी मैं 92 बोल गया, 52 है। तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में हुए, उसमें क्या हुआ, काम तो गांव के लिए हो रहा था, लेकिन गांव के जो एक्चुअल जो लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, उनकी क्या है, भागीदारी नहीं थी। सपोज मान लीजिए, जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अगर कुछ काम करना है, यदि वो भागीदार उनकी नहीं होगी, तो पता कैसे चलेगा कि उनके लिए क्या काम करना है। ठीक है, आप शहर से जाइए, गांव के लिए क्या काम करेंगे। ठीक है, तो जो काम करना है, जो एक्चुअल में वहाँ होना चाहिए, वो स्थानीय लोग ही बता सकते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है, ये काम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992 सॉरी, ये असफल रहा। और तथा राष्ट्रीय जो विस्तार सेवा 1953 में किया गया, ये भी जो है उतना कोई सक्सेसफुल नहीं रहा। तो क्या हुआ कि जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया, इन 52 और 53 में इन दोनों जो योजनाएं थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इन दोनों की क्या है कि कार्य की जांच के लिए, समीक्षा के लिए, कि आखिर क्या कारण है कि ये असफल हुए, इसके के लिए क्या है, बेहतर ढंग से कैसे कार्य किया जाए, इसके लिए एक उपाय सुझाने के लिए एक अध्यक्ष यानी बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। अब इस समिति ने क्या किया, अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 1957 में। दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, मैं आपको बताता भी चलूँगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ प्रश्न जो है पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद जब वीडियो समाप्त होने के बाद, जब ये टॉपिक समाप्त होगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से प्रश्न क्या क्या निकल के आते हैं। ठीक है, तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1957 में। ठीक है, और 57 में रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। रिपोर्ट उसने 57 में रिपोर्ट दी और ये कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो चाहिए। ठीक है, विकेंद्रीकरण यानी होना चाहिए, यानी सत्ता एक केंद्र में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको फैलाव होना चाहिए। ठीक है, लोकतांत्रिक जो है उसका फैलाव होना चाहिए, विकेंद्रीकरण नहीं। जैसे कि मान लीजिए एक सत्ता है केंद्र में, अब वो केंद्र ही पूरे भारत को चलाए, तो वो नहीं।
आप स्टेट राज्य होंगे, राज्य की अपनी अलग सत्ता होगी, और जो राज्य का जो ग्रामीण है उनकी अलग सत्ता होगी, यानी सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, उन्होंने ये सिफारिश की। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो उनकी सिफारिश होती है इंपॉर्टेंट, वो भी पॉइंट्स में दे दिया जाता है कि आपको बताना है कि इनमें से ये हो है कि नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की है। रिपोर्ट 1957 में सौंपी उन्होंने। अब इसके बाद क्या हुआ, पहला राज्य राजस्थान जो है पहला राज्य था जहां पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई सत्ता का विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो इसी के तहत जो है पहला राज्य बना राजस्थान, जहां पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है। दोस्तों एक और महान पुरुष हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका जन्म भी जो है 2 अक्टूबर को ही आता है। तो 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, वो राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जो है पंचायती राज व्यवस्था क्या किया, उद्घाटन किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसका उद्घाटन किया। इसके बाद दूसरा, हम पहला भी जानते हैं पर दूसरा भी जानना बहुत जरूरी है। तो दूसरा जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, जो 11 अक्टूबर 1959 को जो है उसने जो है, उन्होंने 2 अक्टूबर को किया, इसने क्या है 11 अक्टूबर को जो है अपनाया। और ठीक है, इसके बाद बलवंत राय मेहता ने, अब इसकी थोड़ा हम कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो देख लेते हैं, समिति ने क्या क्या जो है सिफारिशें की। तो इन्होंने सिफारिश की कि बलवंत राय मेहता की समिति ने सिफारिश की कि 3 स्तरीय पंचायतें होना चाहिए। कितने स्तर होना चाहिए, 3 स्तर होना चाहिए। ठीक है, गांव स्तर पे ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति हो, और जिला स्थान पे जिला परिषद हो। यानी त्रिस्तरीय जो है इन्होंने क्या किया, त्रिस्तरीय, ठीक है, 3 स्तरीय जो है इन्होंने सुझाव दिए। ठीक है, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय जो है पंचायत चुनाव के बारे में इन्होंने कहा कि 3 स्तर, उसके 3 स्तर होना चाहिए। ठीक है, एक स्तर नहीं होना चाहिए, उसमें 3 स्तर होना चाहिए। तो पहला स्तर क्या हुआ, गांव स्तर पे ग्राम पंचायत हो, जो ब्लॉक बने उस ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति बने, और जो जिला हो, जिला स्तर पे जो है जिला परिषद का गठन होना चाहिए। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं, अब इस समिति ने कहा कि अब इनका चुनाव कैसे हो। तो इसका जो है चुनाव हो, इसका बेसिकली इसका अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हो। अप्रत्यक्ष क्या होता है, चुनाव दोस्तों 2 तरह से होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि सीधे जो है जनता के द्वारा चुना जाना, वो प्रत्यक्ष चुनाव कहता है। जैसे लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, इन सभी के जो चुनाव होते हैं ना, इन सभी के चुनाव सीधे जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। ठीक है, हम इनको वोट देते हैं और चुनते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति हो गए और जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं, ये जो हमारे प्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं, उनके माध्यम से जो है ये चुने जाते हैं, ये अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो चुनाव होंगे वो अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। ये चीज़ को जो है आप ध्यान रखिए कि इसमें जो है इन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में कहा, प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में। ठीक है, अब बलवंत राय मेहता समिति यहाँ समाप्त हुई। अब इन पर हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बनता है कि बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी। ठीक है, और इसके बाद ये दूसरा चीज़ इसमें पूछा जाता है कि इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने क्या सिफारिश की, दूसरा। तीसरा कब लागू हुआ, चौथा कि जब इन्होंने दिया कि जो इन्होंने सिफारिश की, उस सिफारिश क्या क्या सिफारिश थी। ठीक है, तो ग्राम 3 स्तरीय थी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि 3 स्तरीय थी। और अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में इन्होंने कहा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से जो है इसका उद्घाटन किया गया। और इन्होंने 1957 में अपनी रिपोर्ट दी। और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ये पहली समिति बनी थी। ठीक है, भारत की ये पहली समिति पंचायती राज के बारे में बताने के लिए पहली समिति बनी थी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कम से कम 5 से 6 समितियों का गठन किया गया है, और उन्हीं को एक क्रम में जमाने के लिए अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे बलवंत राय मेहता हो गया, दूसरी कौन सी है, इसलिए जो है ये भी ध्यान रखिए कि ये पहली समिति है। इसके बाद हम अगली समिति के बारे में बात करते हैं। अगली समिति है अशोक मेहता समिति। दोस्तों दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, यानी दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में इसका गठन हुआ, और 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। तो ध्यान रखिएगा, दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति, 1977 में इसका गठन हुआ, और 78 में जो है उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। बहुत बार पूछा गया है कि अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। दोस्तों 1978 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब
हम बात करते हैं कि वहाँ बलवंत राय मेहता ने जहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया, वहीं अशोक मेहता समिति ने इसे द्विस्तरीय बताया, मतलब इसमें 2 ही स्तर होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जबकि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय बताया था और अशोक मेहता समिति ने इसे 2 स्तरीय पद्धति के बारे में, बदलाव के बारे में इन्होंने बल दिया कि इसमें 2 नहीं, बल 3 नहीं, 2 होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, हर जितनी भी समितियां बनती हैं सब अपनी अपनी जो है सिफारिशें करती हैं। बलवंत राय मेहता ने अपनी सिफारिश की। इसके बाद जब 20 साल बीत गए तो उन्होंने देखा कि कुछ में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक संस्था हो या समिति हो या कोई प्रोग्राम हो, सब में जो है एक समय के बाद जो है उसमें बदलाव की गुंजाइश होने लगती है। तो ठीक जो है इसमें भी हुआ और इन्होंने जो है द्विस्तरीय पद्धति को जो है इन्होंने बल दिया। इन्होंने एक चीज़ और ये कहा कि जो पंचायती राज हैं संस्थाएं, उसको संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए। ठीक है, जब तक किसी चीज़ में संवैधानिक चीज़ें या कानून के अंदर नहीं लाई जाती तब तक जो है उसको नियमित तरीके से या अच्छी तरह से लागू करवाना पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इन्होंने क्या कहा, पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। तो इस तरह से जो है दूसरी समिति थी अशोक मेहता समिति, ये समाप्त हुई। 1977 में इसका गठन हुआ। साथ ही साथ 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। जनता पार्टी की सरकार थी। त्रिस्तरीय के स्थान पर इन्होंने द्विस्तरीय कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द्विस्तरीय जो है इन्होंने कि जो पंचायती व्यवस्था है वो द्विस्तरीय होना चाहिए, 2 पद्धति में होना चाहिए और पंचायती राज को जो है संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ये इनके द्वारा जो है प्रमुख रूप से सुझाया गया है, इस समिति का प्रमुख रूप से बताया गया जो है अपनी रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया। इसके बाद जो तीसरी समिति थी वो है GV के राव समिति। ठीक है, GV के राव समिति, इस समिति का गठन 1985 में GV के राव की अध्यक्षता में किया गया। तो दोस्तों पहले जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो पहली समिति गठित की गई थी वो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में की गई थी। दूसरी की गई थी अशोक मेहता समिति अशोक मेहता के अध्यक्षता में गठित की गई थी। और जो तीसरी है वो GV के राव, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में 1985 में जो है इसका गठन किया गया था। इसके बाद जो अगली समिति बनी वो बनी MLM सिंघवी समिति। ठीक है, ML सिंघवी समिति जो है गठन हुआ ठीक 1 साल बाद 1986 में हुआ। इस समिति ने क्या कहा, पंचायती राज संस्थाओं को क्या सिफारिश की इन्होंने, यहाँ में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो है संविधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, संविधानिक जो है मान्यता देने की इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने सिफारिश की। किसने, MLM सिंघवी जी ने। 1986 में समिति का जो है गठन हुआ। अब अगली हम देखते हैं, अगली जो है समिति बनी है ठुंगन समिति। ठुंगन समिति बनी 1988 में बनी। पंचायती राज समिति जो है गठन इनकी अध्यक्षता में की गई ठुंगन समिति के। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहली जो समिति बनी, पहली समिति बलवंत राय मेहता, दूसरी समिति बनी अशोक मेहता समिति, तीसरी बनी GV के राव समिति, चौथी बनी LM सिंघवी और पांचवी बनी ठुंगन समिति बनी। ठीक है, 1988 में। इसके बाद बनी गाडगिल समिति 1988 में ही। ठीक है, ठुंगन भी 88 में बनी और गाडगिल समिति भी जो है 1988 में जो है समिति बनी। और इसने भी समिति ने क्या कहा कि इनका भी जो है संवैधानिक दर्जा इनको दिया जाना चाहिए। अंततः जब इस तरह से जितनी समितियां गठित हो गई, इस समिति के बाद फिर क्या हुआ कि 1992 में, ठीक है, नरसिंहा राव की सरकार थी, 1992 में 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 से जो है अधिनियम प्रभाव में आया, यानी लागू हुआ। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को क्या है, कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में बताइए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे थे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो हमने थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश की कि आखिर पंचायती राज व्यवस्था किस तरह से जो है यहाँ तक उसका मतलब किस तरह से उसको संविधान में दर्जा दिया गया और कौन कौन सी समितियाँ गठित की गई। दोस्तों सनवाइज समिति पूछा जाता है, कुछ इसके प्रावधान भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति ने अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में जो है कहा। तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रत्यक्ष चुनाव किस समिति के द्वारा पंचायत में होना चाहिए, किसने जो है कहा। तो इन सभी समितियों को आप एक लाइन से सनवाइज जो है याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर जो है इससे एक प्रश्न आता ही आता है। चलिए हम आगे देखते हैं कि अब 1992वां संविधान संशोधन हो चुका है, 73वां संविधान 1992 में 73वां संविधान संशोधन हो चुका है। अब इसके कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए, ठीक है, संविधान में कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए हम ये देखते हैं, फिर देखेंगे उसके प्रावधान क्या क्या हैं। तो संविधान में, इस संविधान के तहत संविधान में एक नया खंड यानी भाग जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत के नाम से भी जो है
जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया, अनुच्छेद जोड़े गए 243 से लेके 243 अड़ा जो होता है हिंदी में, जो है हिंदी में जो ये अड़ा होता है यहाँ तक जो है जोड़ेंगे। आप ABC से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने तक जाएगा, या 1-2 से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें 243 से 243 अड़ा तक जो है इसमें अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, अब मैं उसमें भी बताऊंगा क्या कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए। तो इस अधिनियम में जो है अब ये अनुच्छेद जोड़े गए, साथ ही साथ इसमें एक अनुसूची, नई अनुसूची भी जोड़ी गई है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को क्या दिया, संवैधानिक दर्जा दिया। और जब संवैधानिक दर्जा मिल गया तो इसके बहुत सारे जो है प्रावधान हुए, किसका चुनाव कैसे होगा, किस तरह से कार्य करेगा, इन सभी चीज़ों पे जो है हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन ने क्या किया, पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया। तो प्रश्न आता है कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर किससे, पंचायतों से, या ये चुनाव आयोग से, या किससे। तो आपको पता होना चाहिए कि 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायतों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, और इसमें 9 भाग 9 243 से 243 तक जो इसमें प्रावधान किया गया। अब हम आगे देखते हैं कि 73वां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ पंचायतों के लिए, इसके प्रावधान क्या क्या किए, यानी इसमें होना क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या किया गया, त्रिस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, कितनी स्तरीय होनी चाहिए, त्रिस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, यानी 3 स्तर होना चाहिए। इस अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया, अर्थात कहने का मतलब यह है कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायत के साथ साथ और कौन सा क्या हो जाए, माध्यमिक होना चाहिए, और एक होता है जिला स्तर पर पंचायत होना चाहिए। ठीक है, यानी ग्राम पंचायत, माध्यमिक पंचायत, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा जिला परिषद। ठीक है, ये 3 स्तर जो है इसमें बनाए गए। इसका सदस्यों के जो अध्यक्ष, अब इसमें चुनाव कैसे होगा, ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट है ये। अब ये जो सदस्य बनेंगे इनके तीनों स्तरों पे चुनाव कैसे होगा। तो दोस्तों जो ग्राम पंचायत, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर जो सदस्य हैं सीधे चुने जाएंगे। सीधे चुने जाने का मतलब यहाँ है कि इनका सीधे प्रत्यक्ष चुनाव होगा, जनता द्वारा वोट किया जाएगा तो इनका जो है चुनाव हो जाए। लेकिन जो माध्यमिक और जिला स्तर पंचायतें हैं उनके जो अध्यक्ष का निर्माण, जो अध्यक्ष का चुनाव होगा, वो अध्यक्ष का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी जो सदस्य बनेंगे वही जो है आपस में मिलके एक अध्यक्ष नियुक्त कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर के जो है जो सदस्य होंगे उनका चुनाव प्रत्यक्ष होगा, जनता चुनेगी। लेकिन जो उनमें से आपस में अध्यक्ष बनना है तो आपस में जो है जितने जो चुने सदस्य हैं उनमें से जो है आपस में चुन के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और बताइए, इसमें सीटों का आरक्षण किया गया है। यानी जो चुनाव होंगे, यानी जो हर 5 साल में जो है, मैं इसमें बताऊंगा कितने साल का कार्यकाल होता है। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, तथा महिलाओं को क्या किया गया, 1/3 आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया। ठीक है, हर साल जब 5वें साल जो है चुनाव होगा तो इसमें अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो सीट का आरक्षण होगा, और महिलाओं को 33% जो है आरक्षण मध्य प्रदेश में दिया जाता है, लेकिन 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर हम देखते हैं पंचायतों का कार्यकाल, तो दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा सभी स्तरों पर कार्यकाल 5 साल किया गया है। चाहे जिला स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, या ग्राम पंचायत, 5 साल का जो है इनका कार्यकाल होगा। समय से पहले भी इसको जो है विघटित कर दिया जाता है। ठीक है, अब कैसे विघटित, मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत का गठन हुआ, गठन होने के बाद ये 2 साल बाद जो है, मतलब पूरे 5 साल अपने नहीं कर पाई, 2 साल में जो है इसको विघटित कर दिया गया किसी कारणवश। ठीक है, अब कारण विघटित कर दिया तो अगले 6 महीने के अंदर जो है नया चुनाव होना आवश्यक है। ठीक है, अगले 6 महीने के अंदर चुनाव होना आवश्यक है। पर चुनाव कितने, 5 साल के लिए नहीं होगा, जो उस दौरान जो बची हुई अवधि है उसके लिए चुनाव होगा। ठीक है, जैसे 2 साल पूरे हो गए, अब बचे 3 साल के लिए जो है चुनाव इसमें होगा। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कि जो 5 साल अवधि होने वाली थी वो 5 साल अवधि नहीं हुई है, और करीबन 6 महीने रह गए हैं 5 साल पूरे होने में, तो चुनाव फिर नए चुनाव नहीं होंगे नए। ठीक है, वो 6 महीने बीत जाने के बाद फिर से नया ही इलेक्शन होगा। ठीक है, तो जो पंचायतें होती हैं, पंचायतों में जो है इनका कार्यकाल रखा गया है 5 साल। ठीक है, इसके पहले विघटित कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसमें ग्राम सभा का जो है प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के तहत पंचायती राज में ग्राम सभा का जो है क्या प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा क्या करेगी, ग्राम सभा कहाँ क्या काम करना है, ये बैठकों के माध्यम से जो है वो सारी चीज़ें देखेगी कि कहाँ क्या काम करना है, इसलिए जो है इसका एक ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। इसमें मैंने एक थोड़ा सा नोट लगाया है, आप इसे जरूर देखें कि इस पंचायत कार्यकाल के पूर्व विघटित
हो सकती है। शेष बचे समय के लिए 6 माह के अंदर जो है चुनाव करवा सकते हैं। ये 6 माह बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको भी समझाया कि जो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन अगर मान लीजिए इसके पहले जो है विघटित हो जाती है, ठीक है, 5 साल के पहले 2 साल में या 3 साल में हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर जो है जो बचा हुआ कार्यकाल है 5 साल का, उसके अंदर जो है कार्यकाल आप चुनाव करवाना आवश्यक है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 साल का ये पंचायती राज का कार्यकाल है, ठीक है, ये 2 साल में ही विघटित हो गई, तो बचे कितने, ये बचे 3 साल, ठीक है। अब ये 3 सालों के लिए चुनाव होगा, 6 महीने के अंदर 3 सालों के लिए ये चुनाव होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि 5 साल पूरे होने के 6 महीने पहले ही विघटित हुई, तो जब 6 महीने पहले विघटित होगी तो ये चुनाव फिर नहीं होंगे। ये 6 महीने बीत जाने के बाद जो है क्या होगा, फिर नए सिरे से इलेक्शन होंगे। अगला हम देखते हैं कि अब इसमें क्या हुआ कि जो पंचायती राज्य है, इनमें जो नगर स्तर पे या ग्राम स्तर पे जिनमें जो है चुनाव करवाएगा कौन, क्योंकि जो जो भारत का चुनाव आयोग है वो लोकसभा का चुनाव करवाता है। इसके बाद जो है राज्यों में जो चुनाव होते हैं उनके चुनाव करवाता है। लेकिन जो जो लोकल बॉडी है, जिसे हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन, स्थानीय लोगों का, स्थानीय इनका चुनाव कैसे होगा, तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है। यानी जो नगर निगम होते हैं, पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, इन सब के चुनाव कराने के लिए क्या हुआ, इसमें प्रावधान कर किया गया कि अब एक क्या होगा, एक राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन इस पंचायती राज के तहत किया जाएगा, ठीक है। तो चुनाव प्रक्रिया को तैयारी की देखरेख निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण एवं पंचायतों को सभी चुनाव को संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है एक इसके पंचायत के तहत एक गठन किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं राज्यपाल द्वारा नियुक्त। अब इसमें जो है पंचायत का जो इसमें चुनाव आयुक्त होगा उसकी जो नियुक्ति है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के द्वारा। यानी राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति करेंगे, उसकी सेवा शर्तें और पदावधि भी जो है निर्धारित कौन करेगा, वो निर्धारित करेंगे राज्यपाल। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इससे ही प्रश्न जो है बनते हैं। चुनाव आयोग से, वित्त आयोग से, जो लोकल है राज्य के चुनाव आयोग, राज्य के वित्त आयोग और राज्य के जो प्रमुख ग्राम परिषद, इन सब चीज़ों से जो है ही क्वेश्चन आते हैं कि इनका कार्यकाल क्या होगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन किया जाएगा पंचायती राज के तहत, तो उसकी जो है आयुक्त होगा, चुनाव आयुक्त होगा राज्य का, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ उसकी जो सेवा शर्तें हैं और पदावधि भी है, ये भी राज्यपाल ही निर्धारित करेंगे। इन्हें हटाने के प्रावधान केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा ही जो है राज्यपाल जब रिकमेंड करते हैं तभी जो है हटाया जा सकता है। इसके अलावा इनको किसी और तरीके से आयुक्तों को नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। इनकी जो है इनके नियुक्त होने के बाद जो इनकी सेवा शर्तें हैं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। कि मान लीजिए कोई चुनाव आयुक्त नियुक्त हो गया, अब चाहें कि उनकी सेवा शर्तें या उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करें जिससे उनको हानि हो, यानी उनकी उस जॉब में रहते हुए, उस पद में रहते हुए किसी प्रकार की हानि हो, ये नहीं हो सकता। अगर वो नहीं है, पद खाली है, उस समय आप नियम बना सकते हैं तो आने वाले जो है लागू हो, लेकिन उनके सेवा काल के दौरान आप ये नियम परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं कर सकते। इसमें मैंने एक नोट लिखा, बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायतों को चुनाव संबंधित सभी मामलों पर राज्य विधानसभा कोई भी उपबंध या नियम बना सकती है, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायतों के चुनाव संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसको है, तो दोस्तों पंचायतों के चुनाव संबंधित नियम बनाने का जो है अधिकार विधानसभा को है, विधानमंडल को है, ठीक है, राज्य सरकार को है, ना कि राज्यपाल को है। यहाँ सबसे मेन पॉइंट है ये, ठीक है। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी सेवाधि और पदावधि, सेवा शर्तें निर्धारित राज्य सरकार नहीं करती, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इनको हटाया कैसे जाता है, इनको ठीक वैसे ही हटाया जाता है जैसे जो सेंटर में जो चुनाव आयोग होते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट उसकी रिकमेंड करता है और राष्ट्रपति जो है जांच करके जो है रिकमेंड करता है और राष्ट्रपति जो है उन्हें हटा देते हैं। पर जांच करने के लिए कौन कहता है, वहाँ जांच करने के लिए राष्ट्रपति कहते हैं, यहाँ जांच करने के लिए राज्यपाल जी कहते हैं। आगे हम देखते हैं अब वित्त आयोग। वित्त आयोग दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इनको जो स्थानीय पंचायतें हैं इनको जो है धन कैसे मिलेगा, किस तरह से जो है ये अपना काम करेंगी, तो इसके बारे में जो है एक वित्त आयोग का भी गठन किया गया। तो दोस्तों जो ये पंचायत जो 73वां संविधान संशोधन था इसमें हर एक चीज़ का समाहित किया गया है, क्योंकि हर कैसे चुना जाएगा, कैसे ये धन कहाँ से आएगा, इसके बाद ये कार्य कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों का, इनका कार्यकाल कितना होगा, यानी सभी चीज़ों का अच्छी तरह से समाहित करके जो है इसमें जो है 73वां संविधान संशोधन किया गया है, ठीक है, और संविधान में जोड़ा गया है। तो अब हम बात करेंगे वित्त आयोग के बारे में। दोस्तों संबंधित
राज्य का राज्यपाल 5 वर्षों के लिए पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग की गठन करेगा। ठीक है, यानी जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, और वो जो आयोग होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति राज्यपाल जी करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुल करों, चुंगी, मार्ग कर एवं एकत्रित शुल्कों का जो पंचायत के बीच बंटवारा कैसे होगा, ये काम कौन करेगा? ये जैसे मान लीजिए राज्य सरकार के पास पैसा आ रहा है, ठीक है, किसके माध्यम से? जो कर लगा रहे हैं, चुंगी कर लगा रहे हैं, मार्ग कर लगा रहे हैं, तो इसमें बंटवा उनमें जो है पंचायतों को कितने प्रतिशत दिया जाएगा, ये कौन बताएगा? ये बताएंगे राज्य के वित्त आयोग। ठीक है, राज्य के वित्त आयोग का काम यही होगा कि उनको किस तरह से पंचायतों को कितना पैसा, उनके बीच में कितना बंटवारा किया जाएगा, ये बताना राज्य के वित्त आयोग का काम है। ठीक है, अगला जो है कि राज्य की जो समेकित निधि है, जिसे हम राज्य की संचित निधि कहते हैं, उसमें जो है पंचायतों को कितना अनुदान दिया जाएगा, ये कौन बताएगा? ये बताएंगे राज्य के वित्त आयोग। ठीक है, अगला है और इसमें क्या होता है कि ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद क्या है कि राज्यपाल द्वारा पंचायतों को वित्त संबंधित कुछ कार्य सौंपते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए राज्यपाल को लगता है कि पंचायतों में वित्त संबंधित कुछ कार्य, इसमें कैसा होगा, ये ऐसे कार्य, एक्स्ट्रा जो कार्य होते हैं, यदि राज्यपाल चाहते हैं तो वित्त आयोग को ये दे सकते हैं, ये भी वित्त आयोग का ही कार्य है। पंचायतों को वित्तीय स्थिति सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय, कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, ये भी जो है परामर्श वित्त आयोग देंगे। ठीक है, अब इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण नोट है, नोट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट उसी में छुपे होते हैं। राज्य विधानमंडल आयोग की बनावट, उसके सदस्यों की संख्या, अहर्ता एवं चुनने का तरीका निर्धारित करती है, यानी जो वित्त आयोग होंगे उसमें कितने लोग होंगे। ठीक है, सदस्य में क्या क्या अहर्ताएँ होंगी यानी योग्यताएँ होंगी, उसको चुनने, उस कैसे चुना जाएगा, ये निश्चित नियम कौन बनाएगा? ये नियम बनाता है विधानमंडल, यानी संबंधित राज्य का विधानसभा। राज्य वित्त आयोग जो है अपनी प्रति वर्ष एक वार्षिकी रिपोर्ट देता है, वो किसको देता है? वो राज्यपाल जी को देता है, और राज्यपाल जिस जिस राज्य की बात हो रही है उस राज्य के विधानमंडल यानी विधानसभा पे समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जो वित्त आयोग है भारत सरकार का, वो अपनी वार्षिकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट में समक्ष वो रखवाते हैं। ठीक अपोजिट यहाँ पे अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, तो राज्य वित्त आयोग अपनी वार्षिकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, राज्यपाल जो है उसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा सा अगर आप ऐसे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको आसानी से क्लियर होगी। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किससे देता है, या जो पंचायती का चुनाव आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, वो किस किस के माध्यम से पहुँचते हैं, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहीं से प्रश्न जो है आते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं पंचायतों के कार्य एवं शक्तियाँ। तो जो विधानमंडल है पंचायतों का आवश्यक अनुसार ऐसी शक्तियाँ और अधिकार दे सकता है। ध्यान रखिएगा, पंचायत की जो शक्तियाँ को कौन देता है? ये विधानमंडल यानी विधानसभा देती है, ना कि राज्यपाल देते हैं। ठीक है, ऐसी शक्तियाँ और अधिकार दे सकता है जिससे कि वह स्वशासन संस्थाओं में सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम हो। मतलब ऐसे नियम और ऐसी शक्तियाँ या ऐसे अधिकार कौन देगा? राज्य विधानमंडल देगा, यानी राज्य का जो विधानसभा है वो देगा, जिससे कि वो अपना सुचारू रूप से काम करने में सक्षम हो। कौन कौन से काम है? जैसे मान लो सड़क बनाना, पुल बनाना, ठीक है, स्कूल भवनों का निर्माण करना, आम जो संपत्ति है रख रखाव, ठीक है, जो गांव स्तर पे जो है जो हाट लगते हैं, बाजार लगते हैं, इन सब में कर लेना, चुंगी कर लेना, ये जो वहाँ के जो स्थानीय चीज़ें होती हैं, ये सारा काम कौन करता है? ये ग्राम पंचायतें जो है ये काम करती हैं। अगर हम बात करें जिला स्तर की, तो जिला स्तर में हम देखते हैं नगर निगम होता है। ये 74वां संविधान संशोधन है दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा मैं। तो इसमें जो है जो बाजार हाट लगते हैं इनमें कर लेना, ये सारे काम जो है नगर निगम करती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी जो है ग्राम पंचायतें का ये सारा काम है। तो दोस्तों इस तरह से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था, ये समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाने की जो है संभावना है। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज व्यवस्था जो है इस सबसे पहली पंचायती राज के लिए कौन सी समिति जो है गठित की गई थी? दोस्तों सबसे पहले समिति गठित की गई बलवंत राय मेहता की। ठीक है, इसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और पहला राज्य कौन सा है जिन्होंने जो है पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? तो पहला था राजस्थान, 2 अक्टूबर
59 को, और दूसरा था 11 अक्टूबर 1959 को, ये आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इन्होंने त्रिस्तरीय जो है क्या दिया, त्रिस्तरीय इन्होंने अपनी अनुशंसा दी कि 3 स्तर होना चाहिए। ठीक है, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, और तीसरे स्तर पे जो है जिला परिषद होना चाहिए। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव की इन्होंने जो है प्रावधान मतलब अपनी सिफारिश की, अप्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए। ठीक है, जितने मैं ये मुख्य मुख्य बिंदु जो बोल रहा हूँ, यही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद दूसरी समिति कौन सी गठित हुई, समिति हो गया है क्रम वाइज आप याद रखेंगे, अशोक मेहता समिति। 1977 में इसका गठन हुआ, 78 में अपनी रिपोर्ट दी। त्रिस्तरीय के स्थान पर इन्होंने 2 स्तरीय का जो है 2 स्तरीय पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, कितने स्तरीय पे, 2 स्तरीय पे इन्होंने बल दिया। साथ में इन्होंने कहा कि जो पंचायतें हैं इनको संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो है इसमें क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। इसके बाद जो तीसरी समिति है GV के राव समिति, इनका गठन 1985 में हुआ। ठीक है, चौथी है LM सिंघवी समिति, इन्होंने भी जो है क्या सिफारिश संवैधानिक संस्थाओं को जो है, जो पंचायती संस्था है इसको संवैधानिक करने पे जो इन्होंने सिफारिश की, और 86 में इसका गठन हुआ। ठीक है, यानी एक का 57 का 85, 86, और थुंगन समिति 88। ठीक है, सिंघवी के बाद थुंगन समिति आई, और इसके बाद गाडगिल समिति आई। गाडगिल समिति ने भी पंचायती राज को जो है संवैधानिक करने का जो उन्होंने प्रावधान दिया। इस तरह से 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, और इसको पूरी तरह से लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, पूरे भारत में। इसके बाद अब 92वां संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया, जो मैं आपको ब्रीफ हल्का हल्का बता रहा हूँ, यानी कुछ उसमें पॉइंट बता रहा हूँ, यही पॉइंट्स जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का अगर पेपर देखेंगे तो यही क्वेश्चन जो है उसमें आए हुए होंगे। तो 92वां संविधान संशोधन 73वां हुआ, 92 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, जिसे पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद कितने जोड़े गए, 243 से 43 अणा तक जोड़ा गया। ठीक है, इसमें एक नई इसी के तहत एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायतों से संबंधित है, यानी 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, ये जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो मैं आपको एक बार सार बता रहा हूँ मैं, तो इसमें जो है जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन का जो प्रावधान है त्रिस्तरीय है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें चुनाव जो है प्रत्यक्ष होता है, और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, और जो अध्यक्ष होता है उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, यानी कि सीधे जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और जो चुन चुके हैं उनमें से एक अध्यक्ष को लेना, वो अप्रत्यक्ष कहलाता है। इसके बाद जो है इसमें सीटों को आरक्षण है, ST SC को आरक्षण है, और महिलाओं को एक तिहाई जो है इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो है जो पंचायतें हैं इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, किंतु इसको बीच में भी विघटित कर सकते हैं, और जैसे विघटित होता है 6 माह के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, 6 माह के अंदर जो है नए चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने ही बचे हुए हैं, मतलब 5 साल जैसे कार्यकाल होता है, 6 महीने बचे हैं समाप्त होने में, तब चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, और चुनाव किसे होते हैं, वो जो शेष बचे होते हैं उसके लिए चुनाव होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इसमें ग्राम सभा का भी प्रावधान किया गया है। हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो इनके सदस्य होते हैं चुनाव के लिए, उसकी आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए। यानी आपको क्या है, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 साल, वहीं विधानसभा के लिए 25 साल। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 साल, अगर आपको राष्ट्रपति या राज्यपाल बनना है तो 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, ये नियम है, लेकिन पंचायती के लिए 21 साल की उम्र जो है यहाँ पर रखी। इसके बाद अगला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयुक्त का गठन होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, कौन गठन को राज्य निर्वाचन आयुक्त का कौन जो है नियुक्त करता है, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेवा शर्तें और पदावधि भी राज्यपाल निर्धारित करते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय होता है उसमें जो है जांच के माध्यम से जो है इनको हटाया जा सकते हैं। राष्ट्रपति हटा सकता है, सॉरी राज्यपाल हटाते हैं, लेकिन जो है रिकमेंड जांच कौन करता है, उच्च न्यायालय करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पंचायतों के नियम मामले संबंधित जो है विधानसभा बनाती है। ठीक, अगला जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, 5 वर्ष के लिए गठन किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, काम कैसा है कि पंचायतों के लिए कहाँ से शुल्क, कहाँ से पैसा आएगा अपनी, ठीक है, इस तरह सारी जो है रिकमेंड करता है राज्यपाल जी को। और राज्यपाल जो क्या करते हैं, ये जो वित्त आयोग है अपनी एक वार्षिक की रिपोर्ट देता है, किसको, राज्यपाल को, जो विधानमंडल के समक्ष जो है ये प्रस्तुत कराते हैं। जो वित्त आयोग है उसमें अगर उनके सदस्यों को उनकी अहर्ताएँ, ये सारी चीज़ें जो है विधानमंडल के द्वारा जो है उनके जो है नियम, ये तरीके बनाती है। ठीक है,
अब इसके बाद जो है कार्य जो है इस स्थानीय स्तर पे जो है ये कार्य होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो मेन चीज़ें थी 73वें संविधान संशोधन पे, उस पर हमने चर्चा कर ली है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला जो है 74वां संविधान संशोधन आएगा, साथ ही साथ जो है करंट मध्य प्रदेश में जो करंट अफेयर्स है उसका पार्ट 3 है, जो बहुत जल्द जो है अपलोड किया जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। अगर आपको किसी चीज़ का डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसका जो है समाधान तुरंत करूँगा। पढ़ते रहिए। नमस्कार।